तो हेलो जी, कैसे हो सारे? होप यू ऑल आर गुड। तो आज से हम लोग कोडिंग का एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग सी लैंग्वेज को इन डिटेल कंप्लीट कवर करेंगे। आप किसी भी कॉलेज से हो, आईआईटी या फिर एनआईटी या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज, ये सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। इन डिटेल हम लोग सी लैंग्वेज कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि सी लैंग्वेज को फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया जाता है इंडिया के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं सबके अंदर, और इससे प्लेसमेंट्स में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज से। तो सी लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और कोडिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कोडिंग, यानी कि कोडिंग क्या होता है। हम लोग कोडिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पता होना चाहिए कि कोडिंग होता क्या है। तो कोडिंग कुछ नहीं होता, कोडिंग बस जस्ट एक लैंग्वेज होता है जिसमें हम लोग बताते हैं कि क्या करना है। आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि कंप्यूटर को ना ही इंग्लिश समझ में आता है, ना ही हिंदी, और ना ही कोई ह्यूमन लैंग्वेज समझ में आता है। कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है। बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में रहता है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर कोई इंसान चाहे कि हम बाइनरी लैंग्वेज सीख ले तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब सारे चीज़ों को बाइनरी लैंग्वेज में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं सारे अपने जैसे कि जो भी डिज़ायर है। तो हम लोग बाइनरी लैंग्वेज सीख नहीं सकते, और कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी ही आता है। तो इसीलिए हमारे पास आते हैं कंपाइलर्स। कंपाइलर्स क्या करते हैं? तो कंपाइलर्स हमारे ट्रांसलेटर होते हैं, जो कि हमारा जो भी लैंग्वेज रहता है उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में या फिर बाइनरी लैंग्वेज में, जो कि डायरेक्ट कंप्यूटर को समझ में आ जाए। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है। और कोडिंग हमारा जैसे कि एक लैंग्वेज होता है, डिफाइंड लैंग्वेज होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिफाइंड होती है। और कोडिंग का जो लैंग्वेज होता है वो ह्यूमन फ्रेंडली होता है। तो बेसिकली कोडिंग क्या, हमारा कोडिंग ऑल्सो नॉन एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कोडिंग को प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, इज हाउ वी कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर्स एंड टेल देम व्हाट टू डू। यानी कैसे हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि उनसे बात करते हैं और बताते हैं कि हमें क्या चाहिए उनसे, उस चीज़ को हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग कोडिंग कहते हैं। ठीक है, अब कोडिंग में हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेजेस है। ठीक है, लेकिन हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है, जितने भी बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया के अंदर, उनमें फर्स्ट सेमेस्टर में सी लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है। ठीक है, और सी लैंग्वेज से हमारे प्लेसमेंट्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग कोडिंग में सी लैंग्वेज को ही कंप्लीट कवर करने वाले हैं। एकदम जो जीरो टू हीरो वाला बात होता है ना, सारा चीज़ हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से कोडिंग का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। कोडिंग ऑल्सो नॉन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग is how we communicate with computers and tell them what to do through coding. Professional can build programs including website and apps. यानी कि जितने प्रोफेशनल होते हैं, यानी कि आप भी जब प्रोफेशनल बनोगे इस फील्ड के, जब आप भी अपने बीटेक कंप्लीट करके डिग्री लेकर के प्रोफेशनली किसी कंपनी में जॉब वगैरह कर रहे होगे, तो आप भी इसका यूज करके या तो फिर ऐप डेवलप कर रहे होगे या फिर वेबसाइट डेवलप कर रहे होगे, किसी न किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप ही कर रहे होगे। ठीक है, तो इसका ही यूज करोगे, बेसिकली कोडिंग और प्रोग्रामिंग का ही। और जितना चीज़ आप अपने आसपास देख रहे हैं जो कि डिजिटली हो रहा है, अब तो एआई भी आ गया, सारा कोडिंग बेस ही है। कोडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। कोडिंग इंग्लिश जैसा हो गया, जैसे कि इंग्लिश सबको आना चाहिए ना, कोडिंग भी सबको आना चाहिए। अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, आप नॉर्मल बीए या फिर बीएससी बैकग्राउंड से आते हैं, फिर भी आपको कोडिंग सीखना चाहिए। अगर बात करें सी लैंग्वेज का, तो सी लैंग्वेज एक हमारा बेसिक सा लैंग्वेज होता है, काफ़ी ट्रेडिशनल लैंग्वेज, जिसको सबको सीखना रहता है ताकि लॉजिक बिल्ड इससे अच्छा हो जाता है। ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग के लिए इसको फर्स्ट सेमेस्टर में सबको सिखाया जाता है। इसका मेनली यूज डिवाइस ड्राइवर बनाने के लिए होता है। डिवाइस ड्राइवर यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको सी लैंग्वेज के द्वारा बनाया जाता है। आप लोग विंडोज़ वगैरह यूज कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि विंडोज़ का जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सी से ही बना है। ठीक है, तो सी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, बट इसका अभी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग में होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने में होता है। ठीक है, और इसका प्रॉपर डेफिनेशन का बात करें तो सी इज़ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि वही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनाने में। नेटवर्क प्रोग्रामिंग, नेटवर्क प्रोग्रामिंग में भी इसका यूज होता है। एंड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, किसी डिवाइस के अंदर जो सॉफ्टवेयर बना करके डाला जाता है उसमें भी सी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सी ये काफ़ी हमारा बेसिक सा लैंग्वेज है और सबको सी आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये सी का हमारा सा डेफिनेशन रहा। अब हाई लेवल लैंग्वेज किसे बोलते हैं? वैसा लैंग्वेज जो कि ह्यूमन फ्रेंडली हो, यानी कि ह्यूमन को, यानी कि इंसान को प्रॉपर पूरा समझ में आ जाए कि क्या हम लोग लिख रहे हैं, क्या चल रहा है। जो हमारा इंग्लिश का जिसमें सिम्बल्स वगैरह यूज होता है उसे हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें सी के फाउंडर का कि सी किसने बनाया था, तो डेवलप बाय डेनिस रिची। डेनिस रिची एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया था, सी लैंग्वेज को क्रिएट किया था। ठीक है,
कब क्रिएट किया था अगर बात करें तो 1972, यानी कि 1972 के अंदर सी लैंग्वेज को बनाया गया था। कौन किसने बनाया था? तो डेनिस रिची ने बनाया था, ठीक है। एट बेल लेबोरेटरीज इन अमेरिका, कहाँ बनाया गया था? तो बेल लेबोरेटरी में बनाया गया था अमेरिका के अंदर। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारा ऑब्जेक्टिव में भी आपका आ सकता है। तो सी लैंग्वेज को किसने बनाया था? तो डेनिस रिची ने बनाया था। कब बनाया था? तो 1972 में बनाया था। कहाँ बनाया था? तो बेल लेबोरेटरी अमेरिका के अंदर बनाया था, ठीक है। अगर अगला पॉइंट की बात करें तो सी लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। इसके अंदर जो हमारे जो भी अल्फ़ाबेट के केसेस होते हैं, जैसे कि कैपिटल एंड स्मॉल, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। अगर स्मॉल ए अगर आप असाइन करते हैं स्मॉल ए का वैल्यू 10, कैपिटल ए का वैल्यू 10 नहीं रहेगा। कहने का मतलब केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि ये अगर स्मॉल ए का वैल्यू कुछ है तो कैपिटल ए का वैल्यू कुछ और अलग होगा, ठीक है, यानी कि दोनों अलग अलग होते हैं। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर सी के लिए अलग अलग होते हैं, और सी लैंग्वेज में हम लोग प्रॉपर स्मॉल लेटर का ही यूज करते हैं इसका कोडिंग लिखते समय, प्रोग्रामिंग लिखते समय, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारे पास 32 रिजर्व कीवर्ड्स है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स हमारे प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, यानी कि फंक्शंस वगैरह, जिसका जो मीनिंग रहता है, जो काम रहता है पहले से ही सी लैंग्वेज के लाइब्रेरी में डिफाइंड रहता है, बस आपको यूज करना रहता है और उसका जैसे कि काम लेना रहता है उससे। जैसे कि हमारा प्रिंटफ क्या करता है? किसी भी चीज़ को आउटपुट दर्शाने में या फिर प्रिंट करने में हेल्प करता है। तो ये एक कीवर्ड है, फंक्शन है हमारा जो कि प्री डिफाइंड है। इसका यूज हम लोग किसी भी चीज़ को अगर प्रिंट कराना है या फिर आउटपुट दिखाना है तो प्रिंटफ का यूज करते हैं। तो ऐसे ऐसे 32 रिजर्व कीवर्ड्स है हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ये आपको ध्यान रखना होगा कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास कितने कीवर्ड्स है? तो 32 कीवर्ड्स है रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा डॉट सी इज द एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज। यहाँ पर लैंग्वेज नहीं होगा, सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन क्या है? डॉट सी। अब एक्सटेंशन क्या होता है? किसी भी फाइल या फिर प्रोग्राम को आप सेव करते हैं तो उसका एक एक्सटेंशन रहता है। जैसे कि अगर आप पीडीएफ सेव कर रहे होंगे तो डॉट पीडीएफ आता है। वैसे ही अगर आप सी लैंग्वेज के किसी भी फाइल को या फिर प्रोग्राम या फिर कोडिंग को अगर आप सेव कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट सी होता है। आप सबको ध्यान में रखना है। ये सी लैंग्वेज के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट से, आप इसको याद कर लेना, ध्यान में रखना। पहला क्या है? सी इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज developed by Denis Ritchie in 1972 at Bell Laboratories in America. C language is a case sensitive language. 32 reserved keywords in C programming. .c is the extension of C language. इतने चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कंपाइलर क्या होता है? तो कंपाइलर बेसिकली हमारा ट्रांसलेटर होता है, जो कि हमारा जो भी मेन कोड होता है उसको वो बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा होता है। जैसे अगर हम लोग सी लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे हैं तो जो भी हम बताना चाहते हैं वो सारा चीज़ वो क्या करता है? कंपाइलर उसको बाइनरी या फिर मशीन लैंग्वेज जो होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है ताकि कंप्यूटर को समझ में आ जाए। कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है। अ कंपाइलर इज अ स्पेशल प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, बिट कोड और अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द सोर्स कोड इज टिपिकली रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि जो सोर्स कोड होता है हमारा, जैसे कि सी लैंग्वेज हो या फिर सी प्लस प्लस या फिर पाइथन या फिर जावा, जो भी हमारा लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा रहता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। उसको कन्वर्ट करता है कंपाइलर किस में? तो मशीन लेवल लैंग्वेज में या फिर बाइनरी लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर को समझ में आ जाए, ठीक है। अगर सी लैंग्वेज के कंपाइलर का बात करें तो हमारे पास टर्बो सी है, देव सी प्लस प्लस है। आप VS कोड से भी कर सकते हैं इसका कोडिंग, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो मैं शुरू में सजेस्ट करूंगा कि आप आपको सजेस्ट करूंगा कि आप देव सी प्लस प्लस से ही करो। धीरे धीरे अगर आपका कोडिंग अच्छा हो जाता है, उसमें आपको थोड़ा मज़ा आने लग जाता है, तब आप VS कोड की तरफ मूव करो, क्योंकि VS कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, बस थोड़ा सा ही होता है। तो देव सी प्लस प्लस को आप कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हो। आप डायरेक्ट किसी भी ब्राउजर के ऊपर जा करके, क्रोम के ऊपर जा करके आप VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हो ईजिली। आप देव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल कर सकते हो इजीली। हमारा सी लैंग्वेज का भी एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है कि कैसे लिखना है सारा चीज़। आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि जो सी है उसका हमारा
जो सिंटैक्स होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला लाइन है हमारा वो है हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। तो पहले लाइन को हम लोग बोलते हैं हेडर फाइल। जो पहला लाइन होता है वो हमारा हेडर फाइल होता है। क्या है हमारा पहला लाइन? हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। हैशटैग को हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये आपको पता होना चाहिए जितने भी टर्मिनोलॉजीज है हमारे पास। हैशटैग को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इंक्लूड क्या करता है? इंक्लूड एक बेसिकली इंग्लिश का वर्ड है जो कि सी के जितने भी लाइब्रेरीज हैं, इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज फंक्शन सबको इंक्लूड करता है, ठीक है। एसटीडी का मतलब होता है हमारा स्टैंडर्ड। एसटीडी यानी स्टैंडर्ड। आईओ का होता है इनपुट और आउटपुट, और डॉट एच क्या हमारा? डॉट एच हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। पहला लाइन क्या है हमारा? पहला लाइन था हमारा हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच पहला लाइन को हम लोग हेडर फाइल बोलते हैं। हैशटैग को हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। इंक्लूड हमारा बेसिकली इंग्लिश का एक वर्ड है जो कि जितने भी सी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको इंक्लूड करता है। और स्टूडियो क्या होता है हमारा? एसटीडी होता है स्टैंडर्ड, और आईओ से होता है इनपुट और आउटपुट, और डॉट एच क्या हो गया हमारा? डॉट एच हमारा हेडर फाइल हो गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, हेडर फाइल का एक्सटेंशन है हमारा डॉट एच, ठीक है। तो दूसरा लाइन है हमारा आई एन टी मेन। आई एन टी मेन का मतलब क्या होता है? देखो सी के अंदर जितने भी प्रोग्रामिंग्स है या फिर कोडिंग्स वगैरह है वो सारा एग्जीक्यूट होते हैं मेन फंक्शन के द्वारा, ठीक है। सारा किसके द्वारा एग्जीक्यूट होते हैं? मेन फंक्शन के द्वारा। सबको ध्यान में रखना है कि सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी हमारे कोडिंग्स या फिर प्रोग्रामिंग्स है सारा किसके थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं? तो मेन फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं। अब आई एन टी क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं? आई एन टी का मतलब होता है इंटीजर। अब इसका यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेन फंक्शन हमेशा ही इंटीजर को रिटर्न करता है, ठीक है। मेन फंक्शन क्या करता है? हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इसीलिए हमारा दूसरा लाइन है आई एन टी मेन। और मेन फंक्शन के द्वारा ही हमारा सी लैंग्वेज के जितने भी कोडिंग्स या फिर प्रोग्रामिंग्स है सारे एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखना तुम लोग कि ये हमारा जो भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम होगा उसका जो फर्स्ट 2 लाइन होने वाला है वो हमेशा सेम होने वाला है। इस चीज़ को आपको हमेशा ही लिखना ही पड़ेगा किसी भी चीज़ का, अगर आप कोडिंग सी में कर रहे हो तो ये दोनों लाइन को आप लोग प्रॉपर याद कर लेना, ठीक है। कौन से दोनों लाइन को? तो पहला जो हमारा हेडर फाइल वाला लाइन है यानी कि हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, सबको ये ध्यान रहना चाहिए, पहला लाइन रट जाओ एकदम, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। दूसरा लाइन क्या है हमारा? दूसरा लाइन है हमारा आई एन टी मेन एंड वॉइड पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट हमारा, ये सबको ध्यान में रहना चाहिए। ये 2 लाइन हमेशा सेम रहने वाला है, और इसका मतलब हमने आपको बता ही दिया कि जो पहला लाइन है उसको हेडर फाइल बोलते हैं, उसमें हैशटैग को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं, इंक्लूड हमारे सी के फंक्शंस को इंक्लूड करता है, एसटीडी यानी स्टैंडर्ड होता है, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट होता है, और डॉट एच हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है। और आईएनटी क्या होता है? आईएनटी हमारा इंटीजर होता है जो कि मेन फंक्शन के थ्रू जितने भी कोड हमारे एग्जीक्यूट होते हैं वो एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कोड ब्लॉक। अब कोड ब्लॉक क्या होता है? तो करली ब्रेसेस के बीच के जितने भी स्पेस होते हैं जहां हम लोग प्रॉपर कोडिंग को लिख रहे होते हैं उसे कोड ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप यहाँ पर आपको करली ब्रेसेस दिख रहा होगा, इन्हीं करली ब्रेसेस के बीच में हम लोग सारा अपना कोड लिख रहे होते हैं। ये 2 लाइन ऊपर का आपका सेम रहने वाला है, फिर उसके बाद आपको करली ब्रेसेस देना है, और फिर उसके बाद आपका कोड लिखना रहता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराया गया है। माना जाता है ऐसा कि अगर आप पहला बार कोडिंग करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको यही कोडिंग करना चाहिए कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड को कैसे प्रिंट कराया गया है। ये एक सी का फंक्शन है प्रिंटफ, जो कि किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए यूज किया जाता है। इसका सिंटैक्स हम लोग आगे देखेंगे चल करके, बट आप लोग देख लीजिए कि सी का बेसिकली यही सिंटैक्स होता है। अब रिटर्न 0 क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है? देखिए रिटर्न 0 अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो कोड आपका रन हो जाएगा, बट रिटर्न 0 का इंपॉर्टेंस यहाँ पर यही है कि मेन फंक्शन हमेशा इंटीजर को रिटर्न करता है और 0 इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आप कोड कभी भी कंप्लीट कर रहे हो तो उसके नीचे में आपको रिटर्न 0 देना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर एक और चीज का बात करें तो आप लोग अगर इंग्लिश का सेंटेंस कंप्लीट कर रहे होगे, इंग्लिश में अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे होगे और कंप्लीट हो रहा होगा तो उसके बाद आप फुल स्टॉप लगा दे रहे होगे, बट सी लैंग्वेज में हम लोग फुल स्टॉप का यूज नहीं करते, हम लोग सेमी कॉलन का यूज करते हैं। तो अगर आप कोड ब्लॉक के अंदर कोई कोड लिख रहे हो और एक लाइन का एक सेंटेंस उसका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको सेमी कॉलन का यूज करना रहता है। सेमी कॉलन नेसेसरी होता है यूज करना। देखिए यहाँ पर रिटर्न 0 के बाद सेमी कॉलन का यूज किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर कोई भी कोड का लाइन खत्म होता है तो उसमें सेमी कॉलन का यूज किया जाता है, ठीक है।
तो अब जो सी के हमारे जो कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सी का जो लाइब्रेरी फंक्शन है माना जाता है वो है हमारा प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ के वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे कि कुछ प्रिंट करने वाला चीज़, प्रिंट और एफ यानी कि प्रिंट करने वाला फंक्शन, एफ से फंक्शन। तो जो चीज़ों को प्रिंट करे, आउटपुट दे, उसको हम लोग प्रिंट एफ बोलते हैं। और इसका प्रॉपर बात करें तो इट इज़ अ इनबिल्ट फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन विच इज डिक्लेयर्ड इन स्टूडियो डॉट एच। कहाँ डिक्लेयर होता है? स्टूडियो डॉट एच में, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर, ठीक है। प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट एनी टाइप्स ऑफ मैसेज ऑफ लाइक कैरेक्टर और वैल्यू। यानी कि जो प्रिंटफ फंक्शन है हमारा, उसका कहाँ पर यूज होता है? तो किसी भी चीज़ का, जैसे कि अगर लेटर को प्रिंट करना है तो उसको प्रिंट करने में इसका यूज किया जाता है, या फिर किसी भी चीज़ का वैल्यू को प्रिंट करना है, जैसे कि ए का वैल्यू 5 है तो अगर उसके वैल्यू को प्रिंट करना है तो वहाँ पर भी प्रिंटफ का ही यूज किया जाता है। एक बात आप लोग ध्यान में रखना कि आउटपुट के लिए कौन सा चीज़ यूज होता है? हमारा प्रिंटफ यूज होता है। आउटपुट मतलब प्रिंटफ, किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए। अगर प्रिंटफ का सिंटैक्स का बात करें तो प्रिंटफ में सबसे पहले प्रिंटफ लिखने के बाद आपको पैरेंथेसिस लिखना होता है। पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर आपको डबल कोट डालना रहता है और डबल कोट के अंदर आपको सेंटेंस लिखना रहता है, कैरेक्टर्स लिखने रहते हैं। और जो डबल कोट के अंदर जितने भी चीज़ हम लोग लिखते हैं उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। अगर आपको किसी चीज़ को डायरेक्ट ऐसे ही प्रिंट करा देना, आउटपुट दिखा देना, जैसे कि हमारा पहला कोडिंग क्या रहता है? हमारा पहला कोडिंग रहता है कि प्रिंट हेलो, यानी कि हेलो वर्ल्ड दिखना चाहिए, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड आपको दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे। फिर उसका प्रिंटफ का सिंटैक्स क्या है कि पैरेंथेसिस आना चाहिए यानी कि स्मॉल ब्रैकेट और उसके अंदर डबल कोट आना चाहिए। और डबल कोट के अंदर अगर आप कोई भी वर्ड या फिर सेंटेंस लिख देते हैं एज अ डायरेक्टली, तो डायरेक्टली ही आपका प्रिंट हो जाएगा, सेम टू सेम वैसा है, ठीक है। ये तो बात है कि अगर हम लोग किसी सेंटेंस को प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसका यूज करेंगे। अब बात आता है कि अगर किसी चीज़ के वैल्यू को प्रिंट कराना, अगर मान करके चलिए हमको ए का वैल्यू प्रिंट कराना है, ए का वैल्यू आ रहा है सी प्लस डी यानी कि 7 आ रहा है 4 प्लस 3। अब हमको ए का वैल्यू प्रिंट कराना है तो डायरेक्ट अगर आप डबल कोट के बीच में ए अगर लिखते हो तो उसमें ए ही प्रिंट होगा, ए का वैल्यू प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ ए प्रिंट होगा। तो उसके लिए वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमारे पास दूसरा रूल है, जैसे यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हैं। प्रिंटफ के बाद हमारा पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में %d का यूज करना रहता है। %d क्या करता है? %d आपको बताता है कि उसके आप वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। मान करके चलिए सम बराबर सी प्लस डी है तो सम के वैल्यू को प्रिंट करना है कि सम का वैल्यू कितना आ रहा है, और सी 3 + 4 है हमारा तो सम 7 आएगा। अगर इसके वैल्यू को प्रिंट करना होगा तो हमको %d इज सम, जो भी हमारा डबल कोट के बाहर आ जाएंगे और उसके बाद कॉमा सम लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके सेमी कॉलन। जो डी होता है उसको स्पेसिफायर बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी कि वो बताता है कि आपका कौन सा डेटा है। कहने का मतलब कि डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर है, फ्लोट है या फिर डबल है। तो इंटीजर के लिए हम लोग %d का यूज करते हैं, ठीक है। तो %d क्या करता है? वैल्यू को बताता है। %d इज सम कॉमा सम, यानी कि जो भी कॉमा के बाद लिखा हुआ है उसका वैल्यू %d रिप्रेजेंट करता है, उसको ही आउटपुट के पर प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे प्रिंटफ दो तरीके से यूज होते हैं बेसिकली, एक नॉर्मल जैसे कि सेंटेंस को प्रिंट कराने के लिए ऊपर वाला और वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए नीचे वाला। अगर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो और भी इन चीज़ों को ज़्यादा समझेंगे अच्छे से। अब बात कर लेते हैं दूसरे हमारे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी फंक्शन के सी का। तो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्कैनफ। अब नाम से आपको लग रहा होगा स्कैन करने वाला फंक्शन, यानी कि ये इनपुट के लिए यूज होता है। अब मान करके चलिए कि आपको 2 नंबर को ऐड करने का अगर टास्क मिलता है कोडिंग के अंदर, तो 2 नंबर आप एज ए इनपुट लेंगे तभी तो उसको ऐड कर पाएंगे। अब इनपुट लेने के लिए जिस फंक्शन का यूज होता है उसको स्कैनफ बोलते हैं। इट इज इनबिल्ट फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन विच इज डिक्लेयर्ड इन studio.h हेडर फाइल। स्कैनफ फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट। किस लिए यूज किया जाता है? तो इनपुट को लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर स्कैनफ का अगर हम लोग सिंटैक्स का बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्कैनफ हम लोग लिखते हैं, स्कैनफ के बाद हमारा पैरेंथेसिस आता है जैसे कि प्रिंटफ में आता था, और उसके बाद हमारा डबल कोट आता है, ठीक है। तो स्कैनफ क्या करता है? स्कैनफ किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को डाल देता है। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एक नंबर नाम का वेरिएबल यहाँ पर बना है, ठीक है। अब नंबर नाम के वेरिएबल में हमको पहला वैल्यू डालना है। अब मान करके चलिए जैसे ही कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम, और यूजर जो पहला नंबर दे रहा है वो पहला जो डिजिट वो डाल रहा है वो नंबर के अंदर जाकर स्टोर हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? %d इज नंबर
फिर डबल कोट को बंद कर देंगे, फिर कॉमा एंड नंबर। अब एंड क्या रहता है, एंड आपका जो वेरिएबल रहता है, जो नंबर का वेरिएबल, उसके एड्रेस को बताता है, यानी कि एम्परसेंट जिसको बोलते हैं, वहां पर डायरेक्ट जा करके वो वैल्यू फिट हो जाता है इसके अंदर। अगर हम लोग को किसी चीज को स्कैन कराना हो, इनपुट लेना हो, तो उसका हम लोग कैसे लिखेंगे, %d इज नंबर, डबल कोट क्लोज, कॉमा एंड नंबर। ये प्रिंटफ से काफी ज्यादा मिलता हुआ फंक्शन है, बस इसमें एंड का यूज किया जाता है। एक्स्ट्रा एक एंड का यूज इसलिए किया जाता है ताकि प्रॉपर उसका एड्रेस मिल जाए और उस वेरिएबल में जाकर के वैल्यू, जो भी हमारा कांस्टेंट हो, जो भी हमारा वैल्यू है, वो स्टोर हो जाए इजीली। ठीक है, तो ये हमारा स्कैनफ फंक्शन हो गया। इसका भी आप लोग सिंटेक्स ध्यान में रखिएगा कि स्कैनफ के बाद सबसे पहले आता है पैरेंथेसिस, जिसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। तो फिर उसमें हमारा डबल कोट का यूज होता है, और डबल कोट में हम लोग %d या फिर %f या फिर %lf करके जितने भी हमारे अलग अलग डेटा टाइप है उनके अनुसार चीजों को स्टोर करते हैं एंड लगा करके। एंड लगाना काफी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चों का जो इनिशियली कोड एरर रहता है वो इसका ही आता है, वो एम्परसेंट लगाना ही भूल जाते हैं। जैसे कि प्रिंटफ में एम्परसेंट लगाना नहीं रहता, तो उनको रहता है ध्यान कि प्रिंटफ में नहीं लगाना है तो इसमें भी नहीं लगाना है, जैसे कि कंफ्यूजन होने लगता है। और प्रिंटफ में नहीं लगाना रहता है तो स्कैनफ में भी नहीं लगाते, और उनका कोड नहीं रन कर पाता है, एरर हो जाता है उसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्कैनफ है तो उसमें एम्परसेंट का यूज अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है। तो आज हम लोग कोडिंग का जो बेसिक सा, जो सबसे पहला कोड होता है किसी भी लैंग्वेज का, उसको रन करके देखेंगे, यानी कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यानी कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करके देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट होता है। तो चलिए अपने पीसी के ऊपर प्रिंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देव C++ कंपाइलर को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद हम लोग Ctrl+N बटन को प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा न्यू फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा C लैंग्वेज का सबसे पहला लाइन होता है, जिसको हम लोग हेडर फाइल बोलते हैं, #include studio.h एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जिसको हम लोग लिखते हैं, इसको टाइप कर लेंगे। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि #प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, स्टूडियो का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है। ठीक है, और .h हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है। जो दूसरा लाइन था हमारा int मेन क्यों, क्योंकि सी का जितना भी कोड है वो सारा मेन फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट होता है, इसीलिए int मेन को हम लोग यूज करेंगे। और उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, सारा कोड हम लोग लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो करली ब्रेसेस को हम लोग कोड ब्लॉक बोलते हैं। एक बात तुम लोग ध्यान रखना कि जो ये कोड ब्लॉक यानी करली ब्रेसेस, इसका जो सबसे पहले जिस लैंग्वेज में यूज हुआ था वो BCPL लैंग्वेज था। ठीक है, जस्ट सी के पहले वाला लैंग्वेज था BCPL। ये क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, ये तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा कोड क्या था, हमारा कोड था कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए कौन से फंक्शन को हम लोग यूज करते थे, प्रिंटफ को। अब प्रिंटफ कर रहे हैं, प्रिंटफ का सिंटैक्स क्या था, उसके बाद पैरेंथेसिस होना चाहिए, और पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट होना चाहिए, और डबल कोट में हम लोग टेक्स्ट वगैरह लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग लिख रहे होंगे हेलो वर्ल्ड, ताकि ये प्रिंट हो जाए। अभी आप लोग देख रहे होंगे फॉरवर्ड स्लैश होगा और आउटपुट लिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको कमेंट आउट बोलते हैं। कमेंट आउट का बस इतना ही काम रहता है कि बताने का रहता है कि जो भी कोड देख रहे हैं उनको पता चले कि यहाँ पर क्या चीज़ें हो रहा है। इसका कोड में कोई योगदान नहीं रहता है, यानी कि इस कोड के लिए जो आउटपुट आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसका कोई योगदान नहीं है। अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, ये बस मैंने आपको बताने के लिए लिखा है कि प्रिंटफ क्या कर रहा है, आउटपुट दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे कमेंट आउट करके आउटपुट लिख दिया। अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंटफ के अंदर हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में किसी लाइन को ख़त्म करते हैं तो आप फुल स्टॉप का यूज करते हैं, जैसे वैसे ही हमारे पास सी लैंग्वेज में हम लोग सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। तो सेमी कॉलन का हम लोग यूज कर लेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि मेन फंक्शन हमेशा ही एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है, तो यहाँ से हम लोग रिटर्न 0 को रिटर्न करा लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से आप किसी भी इंटीजर को रिटर्न करा सकते हैं, बट 0 को इसलिए रिटर्न कराया जाता है ताकि ये स्टैंडर्ड हो चुका है, बहुत लोग 0 को ही रिटर्न कराते हैं। यहाँ से ये हमारा कोड एकदम प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको आपको रन कराने के लिए एग्जीक्यूट के ऊपर जाना है, और कंपाइल एंड रन पे डायरेक्ट आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, या फिर सिर्फ नॉर्मल कंपाइल करके पहले फिर दोबारा रन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने पहले इसको कंपाइल किया और नीचे में आप देख लीजिए एरर यहाँ पर 0 बता रहा है। ठीक है, यानी कि सारा कोड हमारा सही है। फिर इसके बाद हम लोग इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद आपको हमारा कंसोल सामने में आ गया, वहाँ पर हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। ठीक है, यानी कि हमारा जो कोड था वो सही है और सही सलामत रन कर चुका है, आपको हेलो वर्ल्ड। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और होप करते हैं कि आपका सी लैंग्वेज का जितना भी बेसिक है वो सारा क्लियर हो रहा होगा। और अगर सही में क्लियर हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ओके बाय, थैंक यू।